हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि एग्जाम में आपका 2 नंबर का आता है, लेकिन ये टॉपिक जो है आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपने नहीं समझा, क्योंकि जब आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होता है कि जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे उसके बाद यदि आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो उसमें आपको यही सिंटैक्स देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसको अब ठीक से समझ लोगे तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। नहीं तो आपको फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा, और अब पढ़ लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एग्जाम में भी इसको कर सकते हैं और उस समय भी आपको बेनिफिट होगा। इसलिए ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, अभी हमने बताया कि हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। किसको? ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा नंबर का आता है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का मैटर है वो 40 नंबर का आएगा और जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो 60 नंबर का आएगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। तो देखो, इसमें हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। और इस समय जो चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखो, इसका हम एक पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा दूसरा पार्ट? यानी कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट नंबर 2, क्योंकि पहला पार्ट हम इसका प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ताकि टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके और आपकी समझ में भी आ सके। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा समझाने का अलग है, यानी कि मैं पहले आपको रूल लिखाता हूँ, रूल के बेस पर फिर एग्जाम्पल लिखाता हूँ। क्यों? कि यदि आप रूल के बेस से चलोगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ही आसानी से टॉपिक भी समझ में आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरह से। और देखो, मैं उन्हीं रूलों को लिखवाता हूं जो ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर मैं आपको रूलों को लिखवाता हूं, क्योंकि सभी रूल आपके समझ में आ जाएंगे तो अच्छी तरह से कोई भी वाक्य आपका छूटेगा नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरह से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है सिंटैक्स, और इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको। नोट में कुछ लिखा हुआ है, यानी वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं, यानी कि सत्य बात है, हमने यही बताया था कि वाक्य में क्या होता है, कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, कुछ रूल हम इसके पहले पार्ट में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और हमने बताया था कि जितने भी रूल बचे होंगे, 5 हो 6 हो, उसको हम इस पार्ट में, यानी कि इस पार्ट के बाद आपका ये सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा और फिर अब अगला टॉपिक जो है आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तो, यानी कि एक साथ क्या होगा, एक साथ 2 वाक्य दिए होंगे, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट पहले वाक्य के नाउन के अनुसार आता है। यानी कि जो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो पहले वाक्य के नाउन के अनुसार आता है। किस तरह से आता है देख लेते हैं। यदि नाउन पुरुष होगा तो ही, स्त्री होगा तो सी, और बहुवचन होगा तो दे, और निर्जीव होगा तो इट। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो पहले वाक्य का हमारा नाउन होगा उसके बेस पर दूसरे वाक्य का प्रोनाउन आता है। यदि हमारा पहले वाक्य का जो नाउन है कोई पुरुष है तो वहाँ पर आपका
ही आएगा। और यदि पहले वाक्य का हमारा जो नाउन है कोई स्त्री है तो वहाँ पर सी आएगा, और यदि कोई बहुवचन है तो वहाँ पर दे आएगा, और यहाँ पर कोई निर्जीव है तो वहाँ पर इट आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे है, पहले वाक्य के नाउन पर। पहले वाक्य का नाउन जैसा होगा उसी हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं, और सब कुछ किससे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से। देखो, द बॉय फेल्ड, द बॉय फेल्ड, लड़का फेल हो गया। बिकॉज, क्योंकि, सी वाज वीक, वह कमजोर था। लड़का फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि वह कमजोर था। अब देखो हमने क्या बताया था, पहले वाक्य के नाउन पर डिपेंड होता है, और पहले वाक्य का नाउन क्या है, बॉय। क्या है, बॉय। जब बॉय यानी पुरुष है तो यहां दूसरे वाक्य का प्रोनाउन क्या होना चाहिए, ही। मैंने यही बताया था आपको कि यदि पहले वाक्य का होता है तो नाउन पुरुष हो तो क्या होता है, ही, और यदि स्त्री होता या बॉय न होके यहाँ पर क्या होता आपका गर्ल होता, तो हम यहाँ पर क्या करते, सी। बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बदल जाता है, तो ये रूल आपको याद रखना है, जैसे कि एग्जाम में यदि कोई ऐसा वाक्य आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। रूल नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैं आपको बता देता हूं, और अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, और हो सकता है कि सन 2022 में भी आपको देखने को मिले, इसीलिए आप इसको बढ़िया तरह से याद रखोगे। ठीक है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार 2 बार इसको पढ़ लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस आती है। वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस आती है, वैसे हम जानते हैं, यानी कि आई के साथ माई, वी के साथ अवर, है ना, यू के साथ योर, इस तरह से आती है। लेकिन वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, वंस आती है। तो बड़े ध्यान से इसको देखना है, ना कि हिज, हर, देयर, इट्स, अवर, माई, ना कि ये शब्द आएंगे, क्या आएगा, वंस आती है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको देखना है, यानी कि वन मस्ट डू, यानी कि वन एक व्यक्ति जो करना चाहिए, डू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, यानी एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को अवश्य करना चाहिए। अब देखो हमने क्या बताया, वन आ रहा है तो यहाँ दिया हुआ है हिज, और वन के साथ क्या आता है, वंस। क्या आता है, वंस आता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, वंस आती है। रूल नंबर 3 देख लेते हैं, 2 व्यक्तियों तथा 2 वस्तुओं के लिए ईच अदर, यानी कि जब 2 व्यक्ति हों या फिर 2 वस्तुएं हों, जब 2 व्यक्ति हों या फिर 2 वस्तु हों तो क्या लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं, और 2 से अधिक हों तथा ज़्यादा व्यक्तियों या ज़्यादा वस्तुओं के लिए वन एनोदर का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी 2 के साथ क्या लगाते हैं, ईच अदर, और 2 से ज़्यादा के लिए वन एनोदर। तो इसको बड़ा अच्छी तरह से याद रखना है। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यदि वन एनोदर दिया हुआ है तो आप उसमें ईच अदर लगा दो, और ईच अदर दिया हुआ है तो वन एनोदर लगा दो। ठीक है, ये तो रहा आपका तुक्केबाजी का मामला, लेकिन आपको रूल भी अच्छी तरह से याद करना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम एंड सीता। तो राम एंड सीता 2 ही तो हैं इसमें, लव वन एनोदर, और हमने बताया था कि 2 के लिए क्या लगाते हैं, ईच अदर, और इसमें क्या दिया हुआ है, वन एनोदर, तो क्या लगा देंगे इसमें, ईच अदर। तो सही हो गया, नहीं हो गया, बहुत ही आसानी से सही हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 4 देखते हैं इसका, व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज। क्या आता है, व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज, और तथा वस्तुओं के लिए क्या आता है, विच का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है आपको, यानी व्यक्तियों के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो हु लगाओ, हुम लगाओ या हुज लगाओ, किसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और कोई वस्तु है तो क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो रूल तो आसानी से याद रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु आर योर बुक्स। हु आर योर बुक्स, यानी कि बुक्स हमारी क्या है, वस्तु है, तो यहां पर क्या आएगा, विच।
विच आएगा ना वस्तु के लिए, और विच इज नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, दरवाज़ा कौन, तो कौन कोई व्यक्ति हो सकता है, इसलिए क्या आएगा इसमें आपका हु, तो हु इज नॉकिंग द डोर। तो बात समझ गए बहुत ही आसानी से, यानी कि हमको पता है कि व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हु, हुम, हुज, और वस्तुओं के लिए विच। तो यहाँ हु दिया हुआ था, बुक्स हमारी वस्तु है, विच आ गया, और दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। आगे रूल नंबर 5 देखते हैं, जब कोई कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन समझते होंगे, यानी कि जिन शब्दों से समूह का बोध हो, ऐसे शब्द जो समूह को दिखाएं, जैसे कि फैमिली, आर्मी, पोल्ट्री है, जूरी है, तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे कॉलेक्टिव नाउन होते हैं। यानी कि एक होता है शब्द, तो एक होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आपके, पोल्ट्री, मुर्गी फार्म में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, किसके रूप में आता है, यदि ये शब्द हमारा सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ थर्ड पर्सन बहुवचन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका, यानी कि आपको थर्ड पर्सन जो बहुवचन होता है उस हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका, थर्ड पर्सन बहुवचन का। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन बहुवचन, तो थर्ड पर्सन बहुवचन में ज़्यादा वर्ड नहीं होते हैं, यानी कि एक ही वर्ड होता है उसमें, दे, देम, देयर। तो कंडीशन के हिसाब से ये आता है, यदि सब्जेक्ट बदलना है तो दे का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट बदलना है तो देम का, और हमारा पजेसिव यानी कि संबंध के लिए देयर का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब ये हमको इसमें कंडीशन से देखना है कि वाक्य में हमें क्या, कहाँ पर बदलना है, कौन सी चीज़ बदलनी है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड, यानी द जूरी वर डिवाइडेड, जो जूरी थी, जो सभा थी, उसको बांट दिया गया था, माई ओपिनियन, मेरे विचार से। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, माई शब्द दे रहा है, माई शब्द दिया हुआ है, और माई हमारा किस में आता है, इस लाइन में आता है। जैसे कि आई, मी, माई, यही होता है ना, आई, मी, माई, यही होता है। तो आई, मी, माई, अब माई हमारा किस में आ रहा है, देयर में, तो माई को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देयर में बदल देंगे। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, क्योंकि एच भी हमारी किसकी आ रही है, बहुवचन की आ रही है। जब ये बहुवचन है तो इसका जो प्रोनाउन है वो भी बहुवचन होना चाहिए। तो देखो इसमें ये गलती होती है, छोटी सी गलती होती है, और हमारे 2 नंबर आसानी से सेट हो जाते हैं। लेकिन ये समझ में कब आएगा, जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो इसको आपको बार बार पढ़ना है, वीडियोज़ को बार बार देखना है, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। आगे रूल नंबर लास्ट है आपका 6 देख लेते हैं। जब वाक्य के बीच में अदर वर्ड दिया हो तो, यानी वाक्य के बीच में क्या है, अदर वर्ड आ जाता है, तो उसका प्रयोग शुरू में करते हैं। तो उसका प्रयोग कब करते हैं, हम शुरू में करते हैं, तथा उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो देखो अदर वर्ड हमारे क्या होते हैं, वो टाइम वर्ड होते हैं, उनको ही हम अदर वर्ड बोलते हैं। जो टाइम वर्ड होते हैं, यस्टरडे, टुमारो, डेली, ये क्या है, टाइम वर्ड है, समय को बताते हैं, तो ये हमारे अदर वर्ड कहलाते हैं। यदि वाक्य में ये बीच में आ जाते हैं तो इनका प्रयोग हम शुरू में करते हैं, और जब हम इसका प्रयोग शुरू में करते हैं तो उसके बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल को, ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। आई मीट एन ओल्ड मैन यस्टरडे, तो देखो यस्टरडे शब्द जो है आपका क्या है, ये हमारा अदर वर्ड है, और हमने आपको बताया क्योंकि यहाँ से हमारा दूसरा वाक्य शुरू हो चुका है, तो ये बीच में आ रहा है, तो हम इसको बीच में लगा के इसको शुरू में लगाएंगे, यानी कि आई से पहले लगाएंगे इसको यस्टरडे, और इसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक, अब आपका सेंटेंस ये यहाँ से शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से कि जब कोई अदर वर्ड या टाइम वर्ड कह सकते हैं इसको, यदि कोई अदर वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम शुरू में लगाते हैं और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 रूल सिंटैक्स और प्रोनाउन। इस तरह से आपका जो प्रोनाउन जो आपका टॉपिक है, जो बिंदु है, वो समाप्त हो चुका है, और हमने बताया था ये 2 पार्ट में समाप्त हुआ है आपका।
पहला पार्ट हमने पहले डिस्कस किया, अब ये दूसरा पार्ट है आपका। इस तरह से आपका ये समाप्त हो चुका है। और इसके बाद जो अगला आपका जो चौथा पॉइंट है इसमें, वो है आप सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप समझना है। और जब आपका अगला टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे ताकि टॉपिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।